तो मेहरबान कदरदार मेरे लॉलीपॉप स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे अभी रेगुलर चैनल पे क्लासेस चल रही है, जो क्लासेस के रूप में नहीं कह सकते, एक तरीके से क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आपका पार्ट 1 2 दोनों अपलोड हो चुका है और पार्ट 1 2 आप लोग बढ़िया से लिख भी चुके होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल इकोनॉमिकल जियोलॉजी को देखने वाले हैं, इकोनॉमिकल जियोलॉजी को देखने वाले हैं। और इकोनॉमिकल जियोलॉजी से संबंधित जितने प्रश्न को मतलब जितने प्रश्न आएंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिकल जियोलॉजी हम एक दिन नहीं पढ़ाए हैं, बहुत दिन पढ़ाए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज की ओर। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग यदि जैसे ही कोई चीज़ को लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिकल जियोलॉजी का हिंदी पता है क्या होता है? आर्थिक भूविज्ञान। ये सब आप लोग जानते हैं, आर्थिक भूविज्ञान। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन वो समझना है आपको। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई इकोनॉमिकल जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है, तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इकोनॉमिकल, नाम देखो, आर्थिक क्या होता है? धन दौलत, पैसा, एकदम ठीक है। तो किसी देश का अगर हमें एक अर्थव्यवस्था चेक करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? इकोनॉमिकल जियोलॉजी। भाई आर्थिक चीज मतलब इकोनॉमिकल चीज कैसे कनेक्टेड है हमारे जियोलॉजी से, यानी कि जियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है। जो आईएससी में होता है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो भाई क्या संबंध है जियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स में, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, जियोलॉजी के अंतर्गत अगर जियोलॉजी का हिंदी आप जानते हैं तो आपको पता है भूगर्भ शास्त्र होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर का शास्त्र होता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी के अंदर से हमें ऐसा क्या मिलता है जो देश की अर्थव्यवस्था को उच्च करेगा? तो क्या मिलता है भैया, बताइए मेहरबान कदरदार, बता दीजिए। कैमरामैन आज है हमारे पास, इसीलिए कैमरामैन बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या मिलता है? तो एक ही चीज मिलता है, आप सभी जानते हैं, सभी अकार्बनिक पदार्थ जो हमारे धरती के अंदर से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं खनिज। तो क्या हमें मिलते हैं? खनिज मिल जाते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। खनिज में हमें 3 चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ना पड़ता है। अगर खनिज में देखते हैं हम लोग, तो पहला खनिज का डिफिनेशन पढ़ना हो जाता है, इसकी परिभाषा को जानना होता है, ऐसा में। दूसरी चीज, हमें खनिजों को 2 भागों में बांटना होता है, जो जिसमें हम लोग प्राथमिक द्वितीयक भी बांट सकते हैं, ऐसा में। इसके बाद हम लोग धात्विक अधात्विक भी बांट सकते हैं। लेकिन जो आपका जियोलॉजी एग्जाम में पूछता है वो आपका पूछता है धात्विक प्लस अधात्विक। क्या पूछता है? एक पूछता है आपका धात्विक और एक पूछता है आपका अधात्विक। तो इसको इंग्लिश में देखिएगा तो एक को बोलते हैं मेटालिक, क्या बोलते हैं? मेटालिक। और एक को बोलेंगे नॉन मेटालिक। क्या बोलने देंगे? नॉन मेटालिक। अब एक चीज समझ आया कि धातु में एक प्रकार के धातु नहीं होते हैं, इसमें भी मूल्यवान धातु होते हैं कुछ, और कुछ बहुत मूल्यवान होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ उपयोगी सिर्फ होते हैं कि भाई उसका मूल्य बहुत कम होता है लेकिन उपयोग। लेकिन भैया एक और चीज आता है हमारे पास, धात्विक में ना 2-3 चीज हमें पढ़ना पड़ जाता है। धात्विक में हमें एक नया टॉपिक जानने को मिलता है जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं, इसे इंग्लिश में और कहा जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? किसी भी खनिज में उपस्थित अधिकतम धातुओं की मात्रा को हम लोग अयस्क कहते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा क्लास नहीं लूंगा, नहीं तो ऐसे लेने लगूंगा तो भाई क्वेश्चन आंसर कब करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आपको पूरा मिनरलॉजी को कंप्लीट कर लेना है। हर एक धातुओं के बारे में, एक धातु मतलब समझिए सोना चांदी अगर बहुमूल्य धातु है तो इसके बारे में डीपली पूरा पढ़ाया हुआ है, प्लस में नोट्स भी है बोर्ड पर, वीडियो को स्किप करना है। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट, अब चलिए आपका डाउट खत्म करते हैं और इसमें हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, ये हमसे बोलते हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स नहीं मिलेगा आपको, एक लाइन में बात खत्म। नोट्स नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स नहीं मिलेगा आपको। मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि आपको नोट्स दे दे, आपको मटेरियल्स अवेलेबल करा दे, ये नहीं। मेरा कर्तव्य है कि आपको हम सिखाएं। तो वीडियो में आए हैं तो इसको समझिए। कोई भी अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसको समझाएंगे और उस क्वेश्चन के बारे में डीपली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है। तो ये समझना है आपको। इसी तरीके से एक हमारे पास आता है आपका अयस्क। अयस्क में बहुत सारे धातुओं के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है गैंग, जिसको हम बताए हैं अपने भाषा में लथेर। हमारे कोचिंग में एक स्टाफ है ना, प्रदीप सर इधर से, ठीक है, कोचिंग के टीचर हैं, साथ हम लोग पढ़ाते हैं। तो उनका एक डायलॉग है, कोई लड़का गलती किया लथेर बोल देते हैं। लथेर का मतलब होता है कचरा। तो इसी प्रकार से जब खनिजों पर कचरा होता है उसको गैंग कहते हैं, और गैंग का मतलब होता है लथेर। अरे भैया खनिजों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग बोलते हैं ना।
गैंग बोलते हैं। अब गैंग कौन करता है, देखो बहुत सारे जो लफुआ होते हैं, मकैया हीरो, बगनवा हीरो, ये सब जो होते हैं ना, ये सब गैंग बना लेता है। थोड़ा सा गैंग बना के धरती का बोझ बन जाता है। धरती का बोझ बनना यानी कि क्या बनना, कचरा बनना। उन लोग कचरा की तरह, कोई एने से डांटेगा, कोई ओने लातम जूता देगा, कोई इधर पीटेगा, कचरा है। तो गैंग बनाना जहां तक है पूरा पूरा क्या है, गलत है। तो गैंगों को जिस प्रकार से रासायनिक विधि से, भौतिक विधि से, यानी कि उसको जहर खिया के मार, चाहे लाठी से मारो, गैंग हमेशा पिटाते हैं, याद रखिएगा। गैंग कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और गैंग का शाब्दिक अर्थ लथेर होता है, याद रखिएगा। ये प्रूफ किसने किया है, मेरे प्रदीप सर किए हैं कोचिंग में, ठीक है। चलिए आगे। तो आज के इस वीडियो में अब जो है हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आपका फोकस, कैमरामैन का नहीं, आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, मेरे निगाहों पे। कैमरा जहां जहां जाएगा आपको डांकते चलना है, जहां जहां इंडिकेट करूंगा देखते चलना है, और हाँ याद करते चलना है, और साथ साथ वीडियो को पॉज कर करके आपको लिखते चलना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो लॉलीपॉप कर रहे हैं, तो हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्यारा लैंग्वेज है, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, कॉमेडियन टाइप का लगता है। आप किसी नहीं बोलेगा ना जी, चलो शांति से रहना, क्लास लेने दो हमको, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इसमें हम बताते हैं आपको पूरे क्वेश्चन एंड आंसर को। तो देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण सभी हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहेंगे, आर्थिक भूविज्ञान जो कि आप जान रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का कहना है कि आप इंग्लिश मीडियम लाइए, बहुत जल्द आने वाला है, पूरा मटेरियल रेडी है, बस उसको क्या करना है, पोस्ट करना है और उसका शूट करना है। देखिए, तो पहला चीज़ आपको यहाँ पर ही मिल गया। जो चीज़ एक्सप्लेन करने लायक होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और जो चीज़ नहीं होगा उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मोटा मोटी आपको अभी थोड़ा सा बेस मिल गया है, और आप सबसे पहले पुराने वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, क्या दे रहा है कि भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि पूरे भारत में लोहा का अयस्क, अच्छा देखिएगा, लोहा का अयस्क हम अभी पिछले वीडियो से ही बात करते आ रहे हैं कि एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है सीडेराइट। तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करने वाला हमारा होता है हेमेटाइट, और जो मैक्सिमम उच्च क्वालिटी का, अगर क्वालिटी में चेक करना है तो क्वालिटी में होता है मैग्नेटाइट। तो आप समझिए कि जो भी है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पूरे भारत में पाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रश्न का आंसर मुझे लग रहा है कि आपसे ही पूछूं। चलिए बताइए इसको। लोहा के प्रमुख अयस्कों का आपको नाम बताना है, जो कि आपको पहले से ही हम बताते आ रहे हैं। क्या होता है लोहा का प्रमुख अयस्क, ध्यान दीजिएगा। लोहा का अयस्क एक पूछता है आपको, अगर आप लेक्चर देखें तो आपको हम उसी में बता चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चांदी का, कॉपर का, जिंक का, और आपका पूछ देगा शीशा का पूछेगा, एल्युमिनियम का पूछेगा, लोहा का पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा में ये अयस्क पूछता है इतना, ऐसा में, या फिर पूछ देगा इसका मुख्य धातु क्या है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो लोहा के मुख्य अयस्क आपका पहला हो सकता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भी हो जाएगा, सीडेराइट भी हो जाएगा। तो वही प्रमुख अयस्क आपका मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे हेमेटाइट, लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है, हेमेटाइट। आप मैग्नेटाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस देश में लोहा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस देश में लोहा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि विश्व का वह कौन सा देश है जो लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश वही चाइना है। क्या है, चाइना, ऐसा में। और नंबर 2 पे हमारा भारत आता है। लोहा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है, और नंबर 1 पे है चाइना। क्या है, चाइना। अच्छा एक और बात आती है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बताए थे उस टाइम भी, कि अगर हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो जनसंख्या उस ओर जाना चाहती है। तो चाइना में ऐसा नहीं है कि भाई चाइनीज है तो उसका बायोलॉजिकली कोई रीज़न है जहाँ पे इतना जनसंख्या था, ऐसा नहीं है। चाइना में मुख्यतः भारत से, मतलब भारत में तो हर एक प्रकार का है ना, लेकिन चाइना में कुछ कुछ ऐसे उपयोगी जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अपेक्षाकृत भारत से भी, मतलब भारत से भी ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे में तो हम लोग कह सकते हैं कि चाइना में जनसंख्या का ये भी एक बहुत बड़ा ये था, मतलब कारण बता सकते हैं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था। और ये सही बात है कि जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं उस ओर जनसंख्या का अट्रैक्शन, खिंचाव ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे। तो किस देश में लोहा, क्योंकि लोहा हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट खनिज में आता है, धातु में आता है, इसलिए इसका उपयोग इंसान करना चाहता है, प्लस में सस्ता होता है। तो सर्वाधिक वहाँ है तो लोहा, और भारत में नंबर 2 पे है, तो इसलिए लोहा आपको यहाँ पे सस्ता मिलता है। तो लोहा की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैंगनीज के अयस्कों का नाम मैंने बताया था ना, पूछता ही है। तो मैंगनीज में आपका आ जाएगा, इसमें देखिए 3 खनिज हम तीन अयस्क जो है हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितना अयस्क है? 3 अयस्क है। तो तीनों अयस्क में देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला दिया है सिलोमेलिन। मैंगनीज का अयस्क क्या होता है? 3, ये वीडियो में बताया हुआ है, पूरा वीडियोज में बताया हुआ है। 3 अयस्क होता है। पहला होता है सिलोमेलिन, दूसरा होता है पायरोलूसाइट होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, पायरोलूसाइट होता है, पायरोलूसाइट। इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है पायरोलूसाइट। ये मोस्ट VVI है, इसको आप लिख लेना VVI। ये मतलब मैंगनीज में तीनों पूछे ना पूछे, लेकिन पायरोलूसाइट पूछता ही है, बर्नाइट भी पूछता है। अगर हम क्वेश्चन आंसर का प्रीवियस यदि देखेंगे ना तो पायरोलूसाइट बहुत ज्यादा मात्रा में देता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मैंगनीज का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? मतलब भारत का वो कौन सा राज्य है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें मैंगनीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो भारत का उड़ीसा, जो कि झारखंड का पड़ोसी राज्य है, तो उड़ीसा जो है वहां पे मैंगनीज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। याद रखिएगा क्या है? उड़ीसा। तो ये थोड़ा सा ना हम लोग मतलब साइंटिफिक रीजन नहीं दे सकते, यहाँ पे हमको जीके टाइप याद करना पड़ता है। और इस टाइप के क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में मार देता है तो भैया अंदाजी 150 लोग मार देता है। क्या मारेगा? अंदाजी 150 मार देगा, अंदाजी मार देगा, तुक्का लगाना जिसको बोलते हैं, कोई यहाँ इस टाइप से मारने लगता है, तो ये मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्रोमियम समझते हैं क्या होता है? क्रोमियम विद्युत रोधी में यूज किया जाता है क्रोमियम का, ठीक है। तो क्रोमियम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब भारत कितने स्थान पे आता है क्रोमियम उत्पादन में? ठीक है, तो तीसरा नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? तीसरा नंबर पे हमारा आता है कौन? भारत, क्रोमियम उत्पादन में। याद रखिएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्रोमियम। ऐसे में क्रोमियम में हमारा कौन आता है? भारत तीसरे नंबर पर आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्रोमियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसे भी याद रख लीजिएगा, उड़ीसा। अभी तक हमने देखा मैंगनीज, तो मैंगनीज भी ज्यादा उड़ीसा में है, क्रोमियम भी ज्यादा उड़ीसा में है, और ज्यादा का सर्वाधिक उत्पादन नंबर 1 पे उड़ीसा आता है इस जगह पे। देखिए झारखंड के आसपास, उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, झारखंड रहो, झारखंड को वही खनिजों का राजा कहा जाता है। झारखंड के आसपास उधर वेस्ट बंगाल में तो नहीं कह सकते, बट उड़ीसा में, इस साइड में, छत्तीसगढ़ साइड में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, ये और इंपॉर्टेंट है भैया, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलो झारखंड के ही आसपास में ही हमें दौड़ना है। कभी रेयर केस में हमें कर्नाटक तरफ उधर दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन सब हमें यहाँ पर ही मिलता है। अगला चलिए बात कर लेते हैं, टाइटेनियम का प्रमुख खनिज का नाम क्या है? टाइटेनियम जिससे प्राप्त होता है वो टोटल खनिज का हमें क्या नाम है? तो उसको हम लोग इल्मेनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इल्मेनाइट बोलते हैं। ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में नहीं है, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन को छान मार कर इसको हमने बनाया हुआ है, याद रखना पूरा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम का सर्वाधिक निक्षेप कहाँ मिलता है? मतलब टाइटेनियम जो धातु है ये हमें कौन से खनिज से मिला? इल्मेनाइट से मिला। अब क्वेश्चन है कि टाइटेनियम निक्षेप कहाँ पे ज्यादातर मिलता है? तो ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, याद रखना। कहाँ पे मिलता है टाइटेनियम? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसीलिए टाइटेनियम को थोड़ा सा ये बताया गया है ना, महंगा बताया गया, क्योंकि इसका आयात निर्यात थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज, भारत में इसका निक्षेप बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइटेनियम, मतलब टाइटेनियम नाम सुन के थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो महंगा चीज़ है कोई, ऐसे। और धातु में चाहे कोई भी चीज़ में महंगाई तभी बढ़ती है जब उसकी मात्रा कम हो और मांग ज़्यादा हो, ठीक है। सस्ता कब होता है? अभी टमाटर महंगा हुआ था ना, बहुत भाव खा रहा था टमाटर, अब देखो टमाटर कोई पूछ नहीं रहा उतना ज़्यादा। अगला, तो क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र मतलब देश होता है, आप समझ रहे हैं। क्रोमाइट जो होता है, क्रोमियम का अयस्क को क्रोमाइट कहते हैं, क्रोमियम के अयस्क को क्रोमाइट कहते हैं। और क्रोमाइट सर्वाधिक किस देश में ज्यादातर उत्पादित होता है? तो कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टंगस्टन का मुख्य अयस्क का नाम बताओ। चलो, बल्ब के फिलामेंट में जो टंगस्टन लगता है वो टंगस्टन का मुख्य अयस्क आपका क्या होता है? तो होता है वोल्फ्रेमाइट। क्या होता है? वोल्फ्रेमाइट। ये चीज आपका पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिकल जियोलॉजी वाले वीडियोस में, आप जाकर सीरियल वाइज देखोगे। मतलब कहाँ से प्रवेश करोगे? देखो बताते हैं कि मेरे लिंक में जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 2023-24 का, उस पर क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, धातु अयस्क पूरा मिल जाएगा। एक एक धातु का नाम लिख कर मैंने जो थंबनेल है उसमें लगाया हुआ है। तो टंगस्टन का मुख्य अयस्क हो गया वोल्फ्रेमाइट। क्या हो गया? वोल्फ्रेमाइट। एकदम मतलब ये देखो तरीका ना याद करने का, थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे ना, इसको हम आपको बताते हैं एक बेहतर चीज़। देखो इसमें तो एक चीज़ है
कि नाम मुश्किल आ रहा है तो याद कैसे करें, एक तरीका है। क्या तरीका है? आपके घर के आंगन होगा, आंगन में बैठ जाओ, अपने रूम में बैठ जाओ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो ओढ़ लो, क्या बोलते हैं उसको, जो भी ओढ़ना होता है ओढ़ के इसको जो लिखवा रहे हैं इसको लिख लो। लिखने के बाद आप क्या करो, पागलों जैसा पढ़ते रहो। कोई उधर जो हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहा है तो अपना करो यहाँ कि जो टंगस्टन होता है इसका अयस्क को वोल्फ्रेमाइट कहते हैं। क्रोमाइट सर्वाधिक कनाडा में पाया जाता है। टाइटेनियम सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टाइटेनियम का प्रमुख खनिज इल्मेनाइट होता है। ऐसे में उड़ीसा में आपका मैग्नीज ज़्यादा पाया जाता है। इस टाइप से पागल बन जाओ एकदम पूरा। ऐसे में ये होता है याद करने का तरीका। भैया बुदबुदाते रहो, बुदबुदाते रहो, रात भर सोने मत दो, आपको खुद ही अलग कर देगा, आपको रूम दे देगा। मान लीजिए आप फैमिली के साथ सोते होगे ना, तो फैमिली वाले आपको क्या क्या बोलेंगे, भैया पढ़ ले, कितना सो रहा है, पढ़ ले। क्या करो, बैठ लो, अमित सर का नोट्स निकालो, क्या करो, चलो। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा में होता है। टंगस्टन का प्रमुख अयस्क वोल्फ्रेमाइट होता है। टाइटेनियम का प्रमुख खनिज इल्मेनाइट होता है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। ऐसे में चलिए, तो क्रोमाइट जो है क्रोमियम का अयस्क होता है। इस टाइप से बोलेगा भैया इसको ना अलग रूम दो, जो अलगे पढ़िए, अलगे जाके पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। इस टाइप से आपको कर देगा तो भैया और मजा आ जाएगा ना आपको पढ़ने में। तो ये चीज़ समझो, पागल बन के रहो पूरा एकदम अपने फैमिली वालों के सामने। उनको लग रहा है, सिर्फ इतना लगना चाहिए कि बेटा पढ़ाई कर रहा है और सच में पढ़ना है, बदमाशी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? भाई हम बता दिए कि टंगस्टन का मुख्य अयस्क क्या है आपका, वोल्फ्रेमाइट है। तो भारत में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, ये सवाल पूछता है। तो टंगस्टन पाया जाता है अमरगांव में। अमरगांव में टंगस्टन, अमर जो कभी ना मरता उसे अमर। और ये है आपका नागपुर। नागपुर कौन से स्टेट में जी? नागपुर कौन सा राज्य में है? कैमरामैन, ये कैमरामैन ब्लूटूथ लगा के बहरा हो गया है। आप गूगल मैप कर लेना, हमें याद नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता भैया, हम सिटी नहीं घूमे उतना ज़्यादा। चलो, तो भारत में टंगस्टन कहाँ पाए जाते हैं? अमरगांव, और ये है नागपुर में। आप कमेंट बॉक्स में बता देना नागपुर कौन से स्टेट में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन सा है? रूस या ऑस्ट्रेलिया? ये दोनों आंसर करेक्ट है। रूस एवं ऑस्ट्रेलिया जो होता है टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक देश है। हम बोले थे टंगस्टन भारत में कम पाया जाता है, ऐसे में। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है मोलिब्डेनम, पूछता है VVI। मोलिब्डेनम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो मोलिब्डेनाइट। नाम से ही स्पष्ट है, मोलिब्डेनाइट इसे कहते हैं। मोलिब्डेनम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? मोलिब्डेनाइट। आज कैमरामैन का टेस्ट हो रहा है, बोला नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो आप बोलना सही है कि गलत है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मोलिब्डेनम का प्रमुख खनिज क्या होता है? मोलिब्डेनाइट होता है। सीसा के प्रमुख खनिज, अभी बोले थे हम सीसा आएगा। सीसा का प्रमुख खनिज सिर्फ यही पढ़ना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। ये ज्यादा पूछता है, गैलेना कम पूछता है, जिंक ब्लेंड ज्यादा पूछता है। तो सीसा का प्रमुख खनिज का नाम क्या है आपका? जिंक ब्लेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तांबा, ये और इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रिपल भी लगेगा, VVI। ऐसे में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबा के प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? चाल्कोपायराइट। लास्ट में जिसको आयराइट करके आ रहा है, आयराइट, चाल्कोपायराइट। आगे समझ। तो इस टाइप से नाम जो आता है तांबा के प्रमुख अयस्क मोस्ट VVI, हम नहीं कहेंगे, हम बोल दे रहे हैं, पूछेगा तो पूछेगा, बस आप याद करके रखो पूरा इसको, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न की ओर। चाल्कोपायराइट, तांबा के प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? चाल्कोपायराइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश, MP सर। MP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटल पीस नहीं, मेंटल पीस है ना। मेंटल पीस माने पागल भाग, पागल है उसका, वो पागल खोपड़ी पागल है, मेंटल पीस। तो मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीन का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? तो कैसीटेराइट। क्या है आपका? कैसीटेराइट। देखो एक और चीज, अगर कोई लेक्चरर नहीं देखा है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी कर लोगे चलेगा, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन किया हुआ है। टीन का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा आपका? कैसीटेराइट हो जाएगा। अगला बात हम लोग कर लेते हैं। टीन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बोले थे छत्तीसगढ़ बगलिया वाला है, बस्तर जिला है वहाँ का। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम क्या है? बस्तर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। आगे बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ में टीन ज़्यादा पाया जाएगा। चीन जो है टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। टीन का सर्वाधिक उत्पादन पूरी दुनिया में करने वाला चीन है। समझ आ गया?
चाइना। तो टीन जो होता है सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है? आपका चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क वही होता है Al2O3 और 3H2O, जिसको हम लोग बोल देते हैं बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम वाला खनिज को हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। लाल लाल मटर के दाना जैसा दिखने वाला पत्थर नुमा संरचना को बॉक्साइट कहा जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 3H2O होता है, या 2H2O भी होता है, मतलब मेन रखो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये पूछता है आपका बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में। आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मतलब भारत में एल्युमिनियम तो भैया बहुत यूजफुल चीज़ है। ठीक है, तो कौन कौन राज्य हैं भारत में जो बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं? तो कौन कौन सा हो जाएगा? पहला यहाँ पे है झारखंड भैया नंबर 1 पे, एल्युमिनियम में झारखंड नंबर 1 पे। छत्तीसगढ़ बगल वाला इलाका, महाराष्ट्र थोड़ा सा दूर चल गया, मध्य प्रदेश सही है, मतलब लगल जाना है। झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ तो चलो बढ़ते हैं। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना लोगों को नींद में पाया जाता है। बस नींद आ गया सो जाएगा जहाँ मिलता है सोना। तो भारत में सोना पाया जाता है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में पढ़ाया हुआ है सोना। बहुमूल्य धातुओं वाला वीडियो निकालो, लेक्चरर देखो। ठीक है, तो सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार क्षेत्र में, जिसको कर्नाटक, और इसका एक भाग नहीं, कोलार जैसे 4 भाग हैं कर्नाटक में। ठीक है, पूरा एकदम वहाँ पे मतलब गुफा ही गुफा है सोना का। ठीक है, चलो वहाँ पे जाके चोरी मत करना कोई। देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं भारत में सोना की कितनी खानें हैं, मतलब जो जो वहाँ पे हम पढ़ाए हैं उस चीज़ को यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया है। तो उसका नाम लिखो। भारत में सोना की कितनी खानें हैं, सबको नाम लिखो। भारत में सोना की 4 खानें हैं, चारों के नाम देखो यहाँ पे, चारों का यहाँ पे नाम है। भारत में 4 वो यहाँ पे नाम आता है जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। पहला है मैसूर, नंदीदुर्ग, उपागम, पैम्पियन। लिखवाया हुआ है वहाँ पे, लेक्चर में करवाया हुआ है। मैसूर, नंदीदुर्ग, उपागम, पैम्पियन। मैसूर, नंदीदुर्ग, उपागम, पैम्पियन, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो कि यूरेनियम का प्रमुख खनिज क्या है? यूरेनियम आप सभी को पता है, ये परमाणु बम में लगता है। यूरेनियम रेडियो सक्रियता वाला गुण दिखाता है। तो ये पिच ब्लेंड इसका होता है, क्या चीज़? फॉर्मूला। इसका मेन जो खनिज है, यूरेनियम का मुख्य खनिज क्या होता है? पिच ब्लेंड होता है। क्या होता है? पिच ब्लेंड होता है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली पूरे भारत में इसका निक्षेप कम है, लेकिन जो निक्षेप कम है उसमें से भी भाई होता है ना, जितना आपके पास है उतने में सब्र कीजिए। तो जितना हम लोग के पास है उतने में सब्र कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में हम लोग के हिसाब से ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उधर अमेरिका तरफ में पाया जाता है। भारत में इसका निक्षेप कम है। तो जब परमाणु बम जब भारत में बना था ना, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, मतलब वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका के प्रधानमंत्री को उल्लू बना के वह यहाँ से हम यूरेनियम लाने वाली, ऐसा समझ में, तब बना भारत एटम बम वाला। अगला, झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा पूछेगा। ये सब नहीं पूछेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, एक मिनट देखो, ये वाला पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा। तो हम पक्का 100% लिख कर देंगे। ये झारखंड वाला पूछेगा, तो झारखंड वाला का आंसर हो जाएगा सिंहभूम, जिसको बोलते हैं जादूगोड़ा। जादूगोड़ा देखो यहाँ पे, जादूगोड़ा पश्चिम सिंहभूम है ना, जादूगोड़ा कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा। देखिए हमारे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जिलों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो यार, क्योंकि झारखंड खनिजों का राजा कहा जाता है। हर एक जिला में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलाता है। हमारे इस ज़िले में चूना पत्थर का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है, जो कि बताया जाएगा बाद में कभी, एड्रेस तो आप देख ही सकते हो। थोरियम किसका अयस्क है? थोरियम, जैसे प्लूटोनियम, थोरियम, इसे पता है ना, रेडियम, इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग थोरियम का मुख्य अयस्क मोनाजाइट होता है। क्या होता है? मोनाजाइट। एक्चुअली मोनाजाइट एक रेत है, मोनाजाइट एक बालूनुमा संरचना होता है। मोनाजाइट यदि आप खनिज का अगर पेट्रोलॉजिकल स्टेट में देखो ना, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, तो मोनाजाइट ये क्या होता है? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कार्बन के 2 अपरूपों के नाम बताइए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, ग्रेफाइट और हीरा। आप सभी को पता है ना, ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा आपका कार्बन के 2 अपरूप। मतलब होता है अप माने, देखो एक लड़की है, एक यहाँ देखो, एक लड़की यहाँ पे बना दी है,
ये लड़की गई पैदल चल के ब्यूटी पार्लर। देखें ना, अप्रूफ हम बताते हैं। मेरे कैमरा है, लड़की का एग्जाम्पल छोड़ो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर इस पर हम टैप करें तो मेरा देखो कैसा हो गया, कैमरा कैसा हो गया, ये यहाँ पर भी ध्यान देना ना, यहाँ पर चतुर्भुजाकार हो गया। लेकिन अगर इस पर हम फिर से टैप करते हैं इस पर और सेटिंग पे जाते हैं तो इसको गोल कर देंगे, थोड़ा सा देखने में बढ़िया लग रहा है। मेरा रूप अभी ऐसन है, मेरा रूप ऐसन नहीं है, यहाँ नन करेंगे, अब देखो रूप कैसा हो गया, कलुआ लग रहे हैं, कलुआ। अगर मेरा अपरूप देखोगे, अप मने होता है, अपरूप मने दूसरा रूप, ठीक है, मतलब है अमित कुमार लेकिन रूप थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया ब्राइट, वार्म मने बहुत गर्मी, डार्क मने ऐसा हो गया शक्ल मेरा, ठीक है। तो ये हो गया अपरूप। चलो इसी अपरूप में थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, नहीं भैया रात में सपना आ जाएगा ना, इतना उल्टा सीधा काम नहीं करना है मेरे को। चलो ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो कार्बन का 2 अपरूप, मतलब वो कार्बन ही है, वो क्या है, कार्बन है, लेकिन उसका रूप अलग है, रूप अलग है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन मीन्स कोयला, ग्रेफाइट क्या है, कोयला का ही एक रूप है। हीरा, हीरा का थोड़ा सा क्रिस्टलीय संरचना बहुत हाई होता है, दुनिया का सबसे कठोर खनिज में आता है, अधातु होता है हीरा, ग्रेफाइट भी अधातु होता है। तो कार्बन का ही दोनों रूप है, बट दोनों का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अभी हमने फिल्टर लगाया, अभी हम ये हैं फिल्टर लगा के, फिल्टर से पहले अभी कैसे थे अभी आपको दिख गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो भारत में हीरा किस क्रम में पाया जाता है, भारत में हीरा किस सेल क्रम में पाया जाता है, मतलब कैम्ब्रियन काल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चलो दौड़ के उधर उधर उस साइड में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया हुआ है। प्री कैम्ब्रियन हम लोग किसे कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन को ही पूर्व कैम्ब्रियन बोलते हैं ना। तो ये कहाँ पाया जाता है, देखो प्री कैम्ब्रियन हम लोग हैडियन को बोलते थे, हैडियन के बाद आता था जो भी प्रेट्रोजोइक फेनड्रोजोइक, उसको हम लोग बोलते थे ना। तो ये होता है उस शिलाओं में, उस समय के चट्टान में पाया जाता है, मतलब समझो हैडियन, प्रोटरोजोइक, फेनड्रोजोइक, इस वाले समय यानी कि इस वाले क्रम में हमारा क्या पाया जाता था, हीरा आज पाया जाता है। समझो कितना पुराना, कितना क्रिस्टलीय संरचना इसका बना है, डायमंड। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है, ठीक है। हीरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार का हीरा पाया जाता है, तो भारत में जो हीरा पाया जाता है कांग्लोमेरेट, जो कि एक सेल होता है आपका, औषधि सेल होता है कांग्लोमेरेट। सवाल पूछता है, पूछा हुआ भी है, कांग्लोमेरेट जो है औषधि सेल है, तो कांग्लोमेरेट जैसे सेलों में ये आपका हीरा पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा खनिज जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, उसका नाम बता दीजिए। मतलब ऐसा कोई खनिज है उसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो बता दीजिए। नमक, नून रोटी खाएंगे, घरे रहेंगे चुपचाप, कोई से मतलब नहीं रखेंगे ऐसे ना, नून रोटी खाएंगे, नून 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 समझ है, नून नून नून, गुड आफ्टरनून नहीं, नून माने नमक, नमक NaCl, साल्ट, साल्ट कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए नून रोटी खाएंगे, चुपचाप एग्जाम की तैयारी करेंगे, बस जिंदा रहने के लिए खाना है सिर्फ। चलिए भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो वह कोडरमा। कौन सा है, कोडरमा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशेदार खनिज का नाम पूछा हुआ है भाई साहब, बता दो जल्दी से, नीचे जाओ, नीचे चैट बॉक्स में टैप करो, रेशेदार खनिज का नाम बताओ। जल्दी से बताइए 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 बताइए, चैट बॉक्स में डाकिए जल्दी से, रेशेदार खनिज का नाम बताइए, फास्ट फास्ट। तो ये था एस्बेस्टस। क्या होता है ये, एस्बेस्टस होता है जो रेशेदार खनिज का एक नाम होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कोरंडम क्या है, कोरंडम, तो कोरंडम एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। कोरंडम क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे जो कि है अग्निसमृत का। अग्निसमृत क्या समझते हैं, ऐसा मिट्टी या ऐसा मिट्टी जो क्या करे, आग को बर्दाश्त करे, ऐसा मिट्टी जो आग को सह सके, बर्दाश्त करे, ऐसा में इसको फायर क्ले सॉइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फायर क्ले कहते हैं, फायर क्ले, ऐसे में ये बर्दाश्त करता है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लोग गोंडवाना क्रम के जितना भी कोयला क्षेत्र होता है, ये आग को बर्दाश्त करते हैं, जल्दी ज्वाला नहीं देंगे, उष्मा ज़्यादा देते हैं, इसको बोलते हैं फायर क्ले। ऐसे में क्ले मैंने मिट्टी जो होता है जान रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम का ज़्यादातर हमारे पास जो भी कोयला पाया जाता है, जो भी चट्टान पाया जाता है, हमारे पास ज़्यादातर गोंडवाना क्रम का ही है। मतलब भारत में कोई भी अगर कोयला की बात किया जाए तो वो ज़्यादातर गोंडवाना क्रम का ही है, जो कि आपको डीपली पढ़ाया गया है। बेसाल्ट क्या है, चलो आते हैं अपने फॉर्म में, देखिए यहाँ से ध्यान से। मान लो
कि ये हमारे पास एक धरती है, मान लो ये हमारा एक पृथ्वी है, एक क्या है तो और क्या, कुछ नया बात थोड़ा है, पृथ्वी है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसके तीनों लेयर को आपस में बांट दिया, तीनों लेयर को आपस में बांट दिया। ऊपर वाले को, अब आपको पता है लावा मैग्मा यहाँ पे जमा रहेगा, ऊपर वाले को सियाल कहते हैं, नीचे वाले को सीमा कहते हैं, इसको सीमा कहेंगे, इसको नीफे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, यानी कि परपट्टी। तो नीचे यदि लावा मैग्मा है तो लावा मैग्मा और ऊपर का ये क्रस्ट जो है परपट्टी भाग समझ रहे हैं जिसपे हम लोग रहते हैं, बहुत मजबूत है चट्टानों के द्वारा। तो भाई अगर लावा मैग्मा और अंदर में भूमिगत जल, ब्लू कलर से उसको इंडिकेट कर देते हैं, भूमिगत जल यहाँ पे मिलवे करेगा ये सब, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो भी ये होते हैं, क्या होते हैं, जो भी लावा मैग्मा होते हैं, अगर धरातल के अंदर में जम गए तो वो जो आग्नेय सेल बनेगा, क्योंकि उस संगठन पे लावा मैग्मा पे तो आग्नेय सेल बनेगा, उस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे उसको, ग्रेनाइट। और अगर ये ज्वालामुखी ब्लास्ट करके ऊपर चला गया तो थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्ट करने के बाद टूटेगा फूटेगा ना, छोटा हो जाएगा, लेकिन आग्नेय सेल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि लावा मैग्मा के संगठन पे ही बना है। तो उस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। तो वही था आपके पास यहाँ पे प्रश्न कि बेसाल्ट क्या है। तो बेसाल्ट है सीला ज्वालामुखी के उद्गारों से उत्पन्न होता है, यानी कि अगर यह सीला होता है, चट्टान होता है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हो जाता है, बेसाल्ट, ठीक है। लावा मैग्मा पे ही बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नहीं है पता नहीं। देखो चूना पत्थर का दूसरा नाम क्या है भैया, चूना पत्थर का ही इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं, ये दूसरा ही नाम है उसका, ठीक है। हाँ, चूना पत्थर को बोलते हैं हम लोग चौक। चौक को ढकेल भी सकते हैं, मतलब खाना खा सकते हैं ना चौक से। बहुत पिछला रिकॉर्ड देखोगे ना, उसमें लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसको खाया भी जाता है चूना पत्थर को। झारखंड में कोयला सर्वाधिक उत्पादक, देखिए हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि झरिया से हैं, धनबाद के झरिया से हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं भाई कि मतलब सिलेबस या बुक नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस और बुक मिलना बहुत कम चांस है। क्यों, क्योंकि इसका बुक पहले चीज़ आता नहीं है। क्योंकि देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने लास्ट में एक चीज़ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लास्ट में एक चीज़ पढ़ाया हुआ है, और ये पढ़ाया है ना कि भाई जियोलॉजी अक्सर लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते, रीज़न क्या है। तो आपको कभी भी सिलेबस नहीं, और झारखंड में इस चीज़ का ना मतलब खासकर झारखंड के सिलेबस में आपका जियोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। फॉर एग्जांपल जियोलॉजी से आप यदि बीएससी कर रहे हो तो आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, मैक्सिमम ये चांस होता है। अगर आप जियोलॉजी फील्ड में बहुत ज़्यादा करियर बना सकते हो तो माइनिंग इंस्पेक्टर में जा सकते हो, जिसमें ये सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जियोलॉजी जियोग्राफी का ही एक पार्ट होता है ना। तो ज़्यादातर कोयला उत्पादक क्षेत्र हमारा है झरिया, याद रखना। झरिया एक धनबाद का इलाका है। धनबाद हमारा झारखंड का बहुत ही मतलब शान है, एक ऐसा जिला है धनबाद, ठीक है, शान है वहाँ पे, मतलब झारखंड का शान। ऐसे तो रांची है, लेकिन उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं वहाँ कोयला का ना खजाना है धनबाद में हमारा, इसलिए शान उसको हम लोग कह रहे हैं इस मैटर पे। चलिए, कोल माइंस इंडिया, ठीक है, ये सब वहाँ की कंपनियां हैं जो वहाँ के कोयले को ये करती है। वहाँ पे जाने के लिए भी आपको ऐसा नहीं कि चले जाओ कोयला देकर आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए गेट पास चाहिए कि अंदर प्रवेश करना है, तो उसके लिए एक आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। यदि कोई आपका जानने पहचानने वाला है तभी आप वहाँ पे जा भी सकते हो, अन्यथा नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो कोयला उत्पादक कहाँ है, कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है झारखंड का, तो आपका झरिया होता है जो कि धनबाद जिले का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्थिक भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं, अभी जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। देखो आगे अब मेरा ओरिजिनल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मिनट माइक पगलाया रहेगा, एक सेकेंड, गलती से भाई माइक को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, म्यूटेड। सही है ना। चलिए, आई होप दैट सुन कर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा पता नहीं म्यूट बता रहा था वहाँ पे। ये क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो एक बटन आता है, यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हो, यहाँ पे एक आता है कैमरा के लिए। तो कैमरा के लिए यहाँ पे देता है, इसको इधर कर दोगे कैमरा में चला जाएगा इधर, और यदि फ़ोन से आप शूट करो तो इधर आ जाएगा। तो फ़ोन में PDF है ना, तो यहाँ से हम लोग शूट करते हैं, तो ये ऑफ़ करना पड़ता है।
तो बोया M1 थोड़ा दिक्कत नहीं, पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा है, थोड़ा सा बताइएगा आवाज़ कैसा आ रहा है, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगा तो बोल कर क्या फ़ायदा, मेरे ख्याल से आना चाहिए। चलो ठीक है, चलिए। तो आर्थिक भूविज्ञान एक प्रश्न हमने दिया हुआ है आपको HW ग्रुप में, जिसको आपको क्लियर करना है। आर्थिक भूविज्ञान, देखिए जियोलॉजी से संबंधित जो इकोनॉमिकल तरीके से जितने भी खनिज होते हैं, अयस्क होते हैं, जो हमें कोई भी देश का अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने मतलब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन के रूप में हम लोग उसे यूज़ करते हैं, उसे हम लोग आर्थिक खनिज बोलते हैं। आर्थिक खनिजों से ही डेवलप होता है आपका आर्थिक भूविज्ञान। जस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो भी खनिज हमें प्राप्त होता है, ये खनिज हमें जियोलॉजी से प्राप्त होता है, वही धरती के अंदर से प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आपको करना है यहाँ पे, और 120 शब्दों में लगभग इसका हिंदी में आंसर लिखना है। जो इंग्लिश में समझ सकते हैं इंग्लिश में भी लिखिए इकोनॉमिकल जियोलॉजी को। इकोनॉमिक्स जियोलॉजी नहीं होता, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जियोलॉजी विषय इकोनॉमिकल जियोलॉजी होता है, ऐसे लिखना है। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, लेक्चरर देखकर अपने समझदारी से जवाब दीजिए। लेक्चर करवाया हुआ है, और मुझे इंस्टाग्राम जो कि मेरा आईडी है amt.kumar.351, ये नाम मैंने पता है क्यों AMT, जब हम 2 क्लास में थे ना, 2 क्लास 1 क्लास में हमें याद है पूरा कि अगर हमसे कोई नाम पूछता ना शॉर्टकट, तो हमें मतलब ऐसे तो नाम लिखने कब आया हमें खुद याद नहीं है उतना बढ़िया से, लेकिन AMT मेरा फेवरेट था। जब हम कॉपी आज भी अपना खोलते हैं ना बचपन का, तो देखते हैं कोई पूछा ना अमित क्या कैसे लिखा था, तो लिख देते हैं ऐसे M से म, T से त, अमित तो ये बचपन के याद के लिए AMT है मेरा आईडी। तो amt.kumar.351 ये मेरा आईडी है, या व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी है 9693298601, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप एक बना हुआ है पब्लिक कोचिंग सेंटर बाय अमित सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जो भी लोग नए आए हुए हैं जो इस क्वेश्चन आंसर को तो देख लिए, बट उनको लेक्चरर देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे और चले जाइएगा। अगर हम बहुत जल्द आपका टेस्ट भी लेते हैं ना, तो टेस्ट लेंगे तो आपको जवाब सेंड करना है, और 5 मार्क्स के लिए हम अगर क्वेश्चन इसको डालेंगे सीधा, पेट्रोलॉजी जैसे सैलिकी हम डाल देते हैं उसी प्रकार से इसको भी डालेंगे, और इसमें हमको आंसर चाहिए भैया धमाका, ऐसा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना इकोनॉमिकल जियोलॉजी से संबंधित जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता था उन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर चुके। आपको शुरू में ही थोड़ा सा डेमो हमने दे दिया था कि चलो थोड़ा सा ना आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो जान लीजिए, और उसके बाद आप कोई भी आंसर को बढ़िया से लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ों को बढ़िया से बता सकते हैं। तो कल का क्लास जो था वो तो आशीष सर लिए हुए थे, और कैसा लगा वो ट्रिक जो आशीष सर ने दिया था आपको फिजिक्स का, तो उसको भी बता दीजिएगा थोड़ा सा आज की क्लास। उसके बाद जो भी बेहतर जो ट्रिक्स होगा जो आपके काम आएंगे, जो आपको मुश्किल लगता होगा, जो आप कमेंट करोगे, क्योंकि टीचर भाई केमिस्ट्री बायो जियोलॉजी इंग्लिश के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। उसके बाद फिर आशीष सर जो हैं हमारे, जो आप चैनल पर देख रहे हो, उनका वो फिजिक्स और मैथ के लिए वो नंबर 1 है। तो वहाँ पर वो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर इस टॉपिक को ना समझ नहीं आ रहा है, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, तो उस पर एक वीडियो बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।